राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए, पर चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो, बाहर से लाते रहो। अब बोला है कि आत्मनिर्भर और बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, सिर्फ हथियार मत लाओ, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी इंडिया शिफ्ट करो। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা যাচ্ছেন, আর এই নিয়ে সারা বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। কারণ ভারত ও আমেরিকা অনেক বড় বড় চুক্তি করতে চলেছে, যার ফলে ভারত সুপার পাওয়ার দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে অনেকটাই। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, अमेरिका और भारत की जो ये जुगलबंदी अब बैठ रही है, खास तौर से हथियार के मामले में, खास तौर से चाइना को काउंटर करने के मामले में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कुछ न्यूज आइटम्स हैं, कुछ न्यूज कल ब्रेक हुई थी, आज भी ब्रेक हुई है सुबह सुबह, और मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आपको तफसील से, इन डिटेल, विस्तार पूर्वक कुछ आपसे बातें करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, और खासतौर से हथियार के मामले में भारत और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, तो वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, राइट। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं, राइट। ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है। इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज, ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी, वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। ये बहुत कम हुआ था पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ, फटाफट करो और भारत में बनाओ, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूं। तो दोस्तों, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो और जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, दोनों के बीच में बैठक हुई है, और कुछ चीजें जो हैं डिसाइड करी हैं कि भारत लेगा यूएस से, ठीक है जी। उसमें एक तो G414 जो एयरक्राफ्ट इंजन है, जो कि तेजस में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो जी के इंजन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में आपका सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका है। ये सारी की सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जब मोदी जी और जो बाइडेन आसपास बैठेंगे, तब वो सब ये होगा। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है, परोसा उस दिन जाएगा 22 या 23 तारीख को, इस महीने की ये मामला परोस दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जेट है, ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है, ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है, और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो, विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में, और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं, गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है,
इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें, राइट, और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36 40 घंटे घूम रहे हैं, ठीक है ना। उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो, उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी। इसके अलावा तो दोस्तों और जो बात चल रही है, मैंने आपको F-18 के बारे में बताया था, वो F-18 26 F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। और ये क्यों कर रहा है भारत? देखिए, सबको पता है कि भारत का जो वेपन्स का भंडार है, भारत का वेपन्स का भंडार दोस्तों ज्यादातर रशियन ओरिजिन का है, क्योंकि रूस के साथ हमारे लिंकेजेस थे, पास्ट एक हमारा अतीत है, और आज भी रूस के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। आपको पता ही है S-400, लेकिन ये सब सामान हमने तब लिया था जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू नहीं हुआ था। S-400 की बात ले लीजिए, जो AK-203 है, जिसकी फैक्ट्री अमेठी में लगी है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है इंडियन आर्मी में। AK-203 कारगर हथियार है, अच्छा हथियार है, वो हथियार जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस लड़ाई की वजह से ना, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो हथियार हैं वो अब भारत में इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रूस भारत से कह रहा है कि ठीक है यार, हम आपको पैसे देते हैं, हमारे हथियार हमें वापस दो। ये भी सिनेरियो हो रहा है, ये भी बात चल रही है पीठ पीछे। तो ये मीडिया ने कवर करा है, बाय द वे, जो मैं आपको कह रहा हूं, ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, मीडिया ने कवर करा है कि रूस जो कह रहा है, कई कंट्रीज को रूस कॉन्टैक्ट में, यार हमने आपको ये टैंक्स दिए थे, T-90 टैंक्स दिए थे, आपने हमसे खरीदे थे, हम आपसे वापस खरीदना चाहते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें टैंक्स वापस दे दो, हमें जरूरत है। क्योंकि एट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर रशिया का। रशिया हावी है इस वक्त, रशिया अटैक कर रहा है इस वक्त यूक्रेन में, लेकिन रशिया को जितना नुकसान उठाना पड़ा, रूस ने, भारत ने, दुनिया में किसी भी देश ने सोचा नहीं था कि रूस को इतना नुकसान पहुंचेगा, रूस इतना नुकसान उठाएगा। रूस को ज्यादा नुकसान हो गया दोस्तों, ज्यादा नुकसान हो गया रूस को, एस्टिमेट से कहीं गुना ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो देखिए ना, बात ये होती है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना, पूरी जोरों शोरों से आप लड़ाई लड़ते हैं, तो आप जब फायर कर रहे हैं तो फिर रोक के गोली नहीं चलाता आदमी, फिर तो जब चलती है तो फिर ठक 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 एक साथ चलती है। तो आप बुलेट्स की बात ले लीजिए, आप शेल्स की बात ले लीजिए, आप एयरक्राफ्ट के एमुनेशन की बात ले लीजिए, आप टैंक के एमुनेशन की बात ले लीजिए। अच्छा, इक्विपमेंट टूटता भी है, उसको भी रिप्लेस करना है। आप समझ रहे हैं, जब फुल कॉन्टैक्ट लड़ाई होती है, पूरी जब काइनेटिक जिसको कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तब टूट फूट भी होती है चीजों की, लोग भी मारे जाते हैं, जाहिर सी बात है, एमुनेशन भी खत्म होता है, राइफल के हथियार के पुर्जे भी टूटते हैं, तो सब कुछ एक साथ होता, बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, हथियारों की, खुद के हथियारों की बर्बादी होती है जो आप दुश्मन पे फायर कर रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट। अब रूस के पास वो है नहीं मामला, तो रूस दाएं बाएं से इकट्ठा कर रहा है हथियार कि चलो लड़ो लड़ो लड़ो। और रूस के लिए बड़ी इज्जत की बात हो गई यूक्रेन वॉर, क्योंकि लोग बोलेंगे साहब इतना बिलांद भरसा यूक्रेन, आप इसको नहीं निपटा पाए, तो फिर आपकी इज्जत क्या रह गई। तो रूस पूरी जान लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है रूस। और दोस्तों, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, जो अमेरिका ने और देशों ने जो यूक्रेन को हथियार दिए हैं, सच में आपको बात बताऊं, रूस के पास उन हथियारों का तोड़ नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ये टैंक है, उदाहरण के लिए टैंक है, राइट, ये जेवलिन मिसाइल है, जो आज की तारीख में भारत के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो यूज करते हैं इन्फेंट्री में, ठीक है, हम लोग कहते हैं उसको 84 mm कार्ल गुस्ताफ, जो मैंने भी इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है ना, वो रॉकेट लॉन्चर है, वो आप फायर करिए वो सीधा आके लगता है। ये टैंक का जो हल है या टैंक की साइड है, यानी कि वो आएगा सीधा लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे, जहां से भी आप मारेंगे सीधा आके लगेगा। फिर टैंक का आर्मर होता है, फिर टैंक का रिएक्टिव आर्मर होता है, वो कितना कारगर होता है, वो मार पाता है नहीं मार पाता, टैंक अपने आप को बचा लेता है, वो बात की बात है। लेकिन टैंक का जो ऊपर वाला है ना एरिया, ये एरिया बड़ा सॉफ्ट होता है, ये नाजुक एरिया है, ये भी बख्तरबंद है, ये भी बिल्कुल मेटल की थिक शीट्स का बना हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने पिस्टल से या आपने AK-47 से गोली मारी तो अंदर चली जाएगी ना, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले ये बहुत सॉफ्ट होता है, बाकी जगह के मुकाबले, हल के मुकाबले या पूरे जो
टरेट है उसके मुकाबले ऊपर वाला जो एरिया होता है, यानी टरेट के ऊपर वाला एरिया, दैट इज वेरी सॉफ्ट। जैवलिन जो है मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, वो क्या करती है, जब आप उसको फायर करते हैं ना सामने से, तो सामने से आके नहीं लगती। जैवलिन मिसाइल ऐसे जाएगी ऊपर, और ऊपर से आएगी सीधा ऐसे हिट मारती है 90 डिग्रीज पे। तो टैंक वैंक के पूरे जितने भी लोग चला रहे हैं, टैंक छितर भितर, लोग मर गए, कहानी खत्म हो गई, टैंक बर्बाद। रूस के पास इस चीज का तोड़ नहीं है। स्टिंगर मिसाइल्स हैं, स्टिंगर मिसाइल्स वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने दोस्तों अफगानिस्तान में कहर डाल दिया था। वो ऐसे करके वो पठान मारता था, वो रशियन जेट नीचे उतरता था। फिर से स्टिंगर मिसाइल यहां पे आ गई, उसका लेटेस्ट जो एडवांस वर्जन है वो स्टिंगर मिसाइल वहां पे। तो रूस को बहुत डैमेज हो रहा है। इसलिए भारत को, अब भारत ये लग रहा है कि यार देखो, ये लड़ाई जो हम सोचते थे, मैं भी यही सोचता था, मेरा भी यही अनुमान था, मेरा भी एनालिसिस यही था कि ये लड़ाई जो हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी, रूस लपेट देगा, कहानी खत्म। ओ भाई साहब 1.5 साल हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर क्या करना है? तो अब भारत कह रहा है कि आत्मनिर्भर ठीक है, आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा। आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए। पर चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो, बाहर से लाते रहो। अब बोला है कि आत्मनिर्भर, और बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, सिर्फ हथियार मत लाओ, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी इंडिया शिफ्ट करो। तो ये खेल चल रहा है क्योंकि रूस के रास्ते अब बंद हो गए। रूस हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन रूस के रास्ते खुद बंद हो गए, तो रूस अपनी मदद नहीं कर पा रहा, हमारी क्या करेगा? तो इसलिए हमें स्वयं खुद की मदद करनी है, पहली चीज आत्मनिर्भर। दूसरी चीज, बाहर से टेक्नोलॉजी लानी है, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी भारत में लानी है और भारत में बनाना है दोस्तों। तो इस गेम के पीछे, इस पूरे प्लानिंग के पीछे कौन है? इसके पीछे है हमारे NSA अजीत डोवाल कीर्ति चक्र। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।